गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आपको याद होगा थर्ड चैप्टर जो है हमारा आईईडी का वो चल रहा है ना। इसमें हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ तक की चीज़ों के बारे में कहानी सुन चुके थे और हमें इसके आगे अब समझना है क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चीज़ें आई, वो हम समझने वाले हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड क्यों ये हमें बनाना पड़ा, हालांकि शायद हम नहीं भी बनाते 1991 तक, हम शायद चेंज नहीं लेकर आते अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई होती जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी कहानी सुनाई थी उसमें। ठीक है, तो हमने क्या क्या चेंजेस किए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, क्या नई जो ब्रांचेस थी वो उनके बारे में अगर हम देखें। सबसे पहला लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज जो थी, ठीक है, उनके लिए बिजनेस करना, लिबरल करना, ठीक है, अलग अलग तरह के टैक्स रिमूव कर देना उनसे। ठीक है, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये वाली बात है ना, ये सब हटा देना, जैसे ना लाइसेंसिंग सिस्टम हटा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप फ्रीली, ये सब चीजें कर दी गई थी। लिबरल करना, ठीक है, छूट दे देना उन लोगों को। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर जो है में मतलब या तो आप क्या करो, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दो मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से हट सकते हो आप, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी चीजें प्राइवेट कर सकते हो, बेच सकते हो आप। ठीक है, आज के टाइम में देखो पूरा हॉस्पिटैलिटी जो है, हॉस्पिटैलिटी मतलब जो आपका आपका ये जो है होटल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये पूरा प्राइवेट है आज के टाइम में। ठीक है, गवर्नमेंट होटल कहाँ मिलते हैं आपको, तो ठीक है, एयरलाइंस देखो आगे आके एयर इंडिया सोच रहा है बेचने का, ठीक है, प्राइवेट हो जाएगा वो अगर बेच दिया तो। बीएसएनएल जो है वो बेच दिया तो प्राइवेट हो जाएगा वो। तो प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा इन चीजों का, सब उठा के बेचते जाओगे तो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कन्वर्टिंग होल ग्लोब इनटू अ सिंगल मार्केट। ठीक है, एक विलेज बना देना जहां पर कोई भी इकोनॉमी फ्रीली किसी दूसरे इकोनॉमी से, किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड कर सकती है। ठीक है, 1991 से पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, आजाद हुए हम 47 में। ठीक है, 1991 तक हमने ये सब चीजें नहीं, 43 44 ईयर्स जो भी है, तो हमने नहीं भाई साहब 40 45 साल सब बंद कर रखा था। हम बाहर के देशों से बहुत कम व्यापार कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, गवर्नमेंट कर रही थी, प्राइवेट वालों को हाथ में कुछ नहीं था कि नहीं करोगे नहीं करोगे, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो अब इन सभी को बहुत डिटेल में लेकर चलना अपन को। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन के भी अंदर 5 अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स थे। ठीक है, तो सब बातें हमें करनी है। लिबरलाइजेशन देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन वर मेजर इंफ्लुएंसेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, रुकावटें, इसका मतलब ये इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ग्रो करने में, डेवलप होने में प्राइवेट सेक्टर को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे 1990 तक। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड, खत्म, एकदम समझ लो, ठीक है, समझते हो, खत्म टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, वेरियस सेक्टर्स ऑफ द end of these restrictions open up the various sectors of the economy। ठीक है, तो कंपनी की जो इकोनॉमी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब हमने बाकी सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के वो प्राइवेट वालों के लिए अपॉर्चुनिटी दी, उनको रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए, खत्म कर दिए कई सारे। ठीक है, कि आप आसानी से काम कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन के अंदर खुद 5 अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, देखो अब एक एक करके हमको सारे पढ़ने। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए। तो ये 5 तरह के रिफॉर्म्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, लिबरलाइजेशन के भी अंदर पढ़ने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन अब वो नहीं, मतलब आपसे ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हाँ लिबरलाइजेशन बताओ, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछेगा टैक्स रिफॉर्म्स जो है भारत देश के अंदर किए गए तो क्यों किए गए, टैक्स रिफॉर्म्स को करने के फायदे क्या रहे, ठीक है, क्या हम टैक्स रिफॉर्म नहीं करते तो किस तरह की चीजें होती। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, समझ रहे हो, पूछेगा नहीं टैक्स रिफॉर्म्स क्या, इम्प्लीकेशन पूछता है आजकल चीजों के। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आते हैं कि इसके होने से क्या हुआ या क्या हो सकता था, अगर नहीं करते तो क्या होता, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन कर दिया, हाँ तो ठीक है, क्या हुआ इसको करने से, नहीं करते तो क्या होता, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो पूछेगा ही नहीं कि डिफाइन लिबरलाइजेशन, जमाने का वो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी नहीं, बिजनेस में भी नहीं। ठीक है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, आपको पता है क्वेश्चन देख रहे हो ना, केस स्टडी की देख लो, वहां बिजनेस में आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है उसको करो, समझाओ। स्केलर चेन के लिए पूरी इतनी बड़ी कथा लिख देगा, ढूंढो उसमें स्केलर चेन है कि नहीं है तो फिर क्या क्या है और चीजें वो सब निकालो, उसमें खोदना पड़ेंगे जवाब आपको सवालों में से। अब सवाल इस तरह के होते हैं। ठीक है, वो एक टाइम होता था, आपको मैं बताऊं 2012-13
के बैच के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे ना, बहुत खुश रहे होंगे। उनके टाइम में क्वेश्चन ऐसे ही आते थे, डिफाइन लिबरलाइजेशन, ठीक है, डिफाइन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स फीचर्स, ठीक है ना, ये डिफाइन डिस्कस रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये क्वेश्चन आते थे उस टाइम, मतलब ऐसे, ठीक है। 2012-13 के बैच के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, और मुझे याद है 12-13-14 बस ये बैच के लास्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब 13 के 13-14 के बैच के बाद, या 13-14 के बैच से ही समझ लो शायद, ठीक है, नॉट श्योर, लेकिन हाँ ये 13-14 का जो बैच था, इनका बैच हटा के या जोड़ के जो भी है, उसके बाद से क्वेश्चंस का पैटर्न जो है लगातार हर साल मतलब एक लेवल अप होता जा रहा है, ठीक है, हर साल एक लेवल अप होता जा रहा है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है। पहले क्या होता था, एक सेट क्वेश्चन होते थे एग्जाम के अंदर, यार ये पूछेगा ही पूछेगा, समझ रहे हो। अब क्या करता है ना, जो क्वेश्चन उम्मीद नहीं करता वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टॉपिक है इसमें जो पूछने जैसे हैं, वो पूछेगा ही नहीं आपसे। वो पूछेगा आपसे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर से कोई पॉइंट पूछेगा वो आपसे, वो पूछ, उसको पता है कि बच्चे को पता है कि ये आएगा ही आएगा, ये पढ़ के जाएगा। जो नहीं पढ़ के जाएगा ना, वो चैप्टर के इधर उधर पड़े हुए जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं यार आजकल, मतलब ये टाइम आ गया, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस समझ रहे हो, हर छोटे बड़े टॉपिक को कवर करके चलना है, तभी मतलब समझ रहे हो, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर वहां तक पहुंच पाओगे। और मैं बार बार आपको कहा है कि अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप देखो क्या होगा, इसको करने के फायदे क्या है, आप जो भी राइटर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको चीजें मिलेंगी, है ना। 90-95% जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब मिल जाएगा, लेकिन 2-4% आपको कुछ नया जरूर मिलेगा हमेशा किताब में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी किताब यहाँ एकदम, है ना, पूरी किताब से जो चीजें हैं वो आपको रखी जाती है अलग अलग राइटर्स से, तो किसी ना किसी में जो आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है, अलग होंगी ही होंगी, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए बुक रीडिंग मतलब आप एकदम समझो बहुत जरूरी है। बाकी नोट्स आप बना ही रहे होगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है ना। प्रैक्टिस शीट्स अगर मैं दे रहा हूँ तो वो जरूर करनी है आपको, ठीक है, बिजनेस की मिलती है आपको, है ना। इकोनॉमिक्स में सफिशिएंट है जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, है ना, इतने आप देख लो, और इसके अलावा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए बुक के चैप्टर खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन दिए आपकी किताब में वो सारे क्वेश्चन और उनके आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और आंसर उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, आंसर राइटिंग क्या होगा। जब तक मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको आंसर राइटिंग समझाई जाए, क्वेश्चन का जवाब किस तरह देना है। आपको पता है आंसर के ये होता है उसका, ठीक है, आपको पता है लिबरलाइजेशन क्या है अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। देखो एक बात मैं पहले ही बताई होगी, फिर समझो कि एग्जामिनर ना आपको जानता है, ना एग्जामिनर आपके टीचर को जानता है, ना एग्जामिनर आपके स्कूल को जानता है, ना एग्जामिनर आपको पूरे साल भर क्या परेशानी रही, आप बीमार रहे, ठीक है, परेशान रहे, किताबें नहीं थी, क्या था, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप किसी भी कारण पढ़े नहीं पढ़े उसको कोई लेना देना नहीं है, ना वो आपको कौन सा राइटर इस्तेमाल किया उससे उसको कोई मतलब है, ठीक है, ना उसको ये मतलब है कि आपको आता कितना है, उसको कोई मतलब, उसको बस ये मतलब है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, आपने जो कॉपी में लिखा है उससे मतलब है उसको। अगर वो चीज आपने ऐसी लिख दी कि जो उसको दिल दिमाग को टच कर गई तो नंबर पूरे हैं, ठीक है। और अगर वो चीज नहीं लिखी, चाहे पूरे साल पढ़ लिया हो तुमने, तो भी तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले, ये समझो। तो अब कहानी कहाँ आके अटकती है कि आपको क्या लिखना है कॉपी के अंदर, इस बात को एकदम दिमाग, पढ़ना सेकेंडरी है मैं कहता हूँ, पहली चीज आपको आनी चाहिए कॉपी क्या लिखनी है। अगर ये चीज आती है ना एग्जाम में सबसे पहली चीज, तो आप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, आप नंबर निकाल सकते हो कहीं से कैसे भी, ठीक है। उसके लिए कुछ चीजें, कुछ मतलब समझ रहे हो, कुछ चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम कीवर्ड्स मतलब जैसे लिबरलाइजेशन में हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है ओपन अप करना, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, हिंड्रेंसेस, ऐसे हमें टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है। आप देखो फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस आए, आप ये लिख दोगे ना, बात तो सही है, लेकिन चेंजेस की जगह अगर ये आप ये लिखोगे यार रिफॉर्म्स हुए, तो उसको लगेगा बच्चा कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानता है। ये टर्म्स जो हैं, ठीक है, ये टर्म्स जो हैं ये किताबों से सीखते हो आप, नोट्स जब पढ़ते हो उनसे सीखते हो, तो ये टर्म्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लिखोगे कि हाँ फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस आए, उसको भी पता चेंजेस आए थे, लेकिन उनको कहते क्या है, ठीक है, उनके बारे में एक सही समझ रहे हो, उनके लिए शब्द बना है, उसको इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप,
तो सामने वाला कहेगा कि हाँ बच्चा चीजें जानता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएरीज एक पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, आपको पढ़ा है ये पॉइंट आपने, रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएरीज है ना, बिचौलियों को हटा दिया है, मीडिएटर्स जो है। रिमूवल तो हर कोई लिख देगा अपनी कॉपी में, आप अलग क्या लिख सकते हो अपनी कॉपी में, हर किसी को 3 में से 2 मिलेंगे रिमूवल लिखने पे, आप लिखो एबोलिश कर दिया, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, उस तरह के शब्द इस्तेमाल करने हैं, वो सबसे पहली चीज होती है कॉपी लिखने की। दूसरी चीज उसको साफ सुथरा, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पहले कीवर्ड्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये किताब रीडिंग करने से, नोट्स रीडिंग करने से ही आएंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आप कैसी रख रहे हो, ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना सामने वाले का मन लगेगा पढ़ने में। तीसरा डायग्रामेटिक रहो, ठीक है, यहाँ पर मैं चीजें आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखो यहाँ डायग्राम डाल दिया मैंने छोटा सा, तो आपको क्लियर है कि 5 तरह के रिफॉर्म्स इसमें, बस ऐसे ही, ठीक है, एकदम फॉर्मल लाल पीले हरे नीले नहीं करने होते, ठीक है, सामने वाले को भी लगता है क्या है चिड़िया करेगा, ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है। क्यों, आप प्राइमरी क्लास को स्टूडेंट थोड़ी हो। डायग्रामेटिक मतलब वो चीजें बस प्रेजेंटेबल बनाओ, जिससे एग्जामिनर देखे, एक नजर डाले, उससे उसको ये पता पड़ जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, उसको ये पता पड़ जाए कि स्टूडेंट क्या लिखना चाह रहा है, किसके अंदर क्या पॉइंट होगा, उसको बस इतना पता होगा उसको, ठीक है। तो वो चीजें इस्तेमाल करनी, इस तरह बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करता रहूंगा टाइम टू टाइम, है ना, जब प्रेजेंटेशन जो एग्जाम में आपकी कॉपी में रहना चाहिए। इन चीजों को अगर आपने समझ लिया और ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आ गए, गारंटी है, ठीक है, अगर आप जहां 80 स्कोर करोगे ना, आपको लगता है मेरे 80 आएंगे, वहां 90 लेकर आओगे आप, ये गारंटी है। एग्जामिनर, समझ रहे हो, उसको ये चाहिए कि बच्चे की कॉपी देखते ही उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको हर कॉपी का पैसा मिल रहा है यार, ठीक है, उसको टाइम वेस्ट थोड़ी करना है कि यार मतलब हम बैठे हैं कि नहीं, मतलब एक एक लाइन पढ़ने बैठे, वो पढ़ता है, ठीक है, लेकिन हर चीज को उतना डिटेल में जाएगा, और आप सजा के दे दो उसको, इससे कम टाइम लगे, कॉपी चेक करने में कम मूड खराब हो, तो उतने ज्यादा नंबर देगा वो, आपको उतने अच्छे नंबर देगा, और आप अच्छा लिखो, हर चीज अच्छे से उसमें, समझ रहे हो, मिर्च मसाला जब बैलेंस होता है सब्जी में, खाने में मजा आता है ना, वही वाली चीज है ना, और जब सुंदर एकदम प्रेजेंटेबल होती है सब्जी, मजा आता है। वही सब्जी, मतलब टेस्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं तो गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर क्या यार, मतलब देखने में अच्छी लग रही, खाने में क्या लगेगी, मन ये करेगा फिर। तो वही सारी चीजें, ठीक है, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए उसके अंदर। डायग्राम भी रखने हैं तो 2 4 6 क्वेश्चन में रखो, ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी रखो, ठीक है, कीवर्ड्स जो यहाँ पे रहे आंसर्स में इस्तेमाल करो। मैं देख रहा हूँ पैराग्राफ में आंसर लिख देते हैं बच्चे, क्यों लिखना, जब पता है यार 3 पॉइंट का है, ठीक है, 3 पॉइंट उससे रिलेवेंट लिख दो, हर 3 मतलब हर एक पॉइंट जो है उसमें 2 2.5 3 लाइन कम से कम एक्सप्लेन करो, एक एक लाइन में समझा देते हो आप, सामने वाला क्या, मतलब 12th का बोर्ड दे रहे हो आप, प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट थोड़ी हो, 6वीं क्लास के बच्चे हो आप जैसे, है ना, एक एक लाइन में लिख दिया सर, 3 पॉइंट लिख दिए, फिर ये कहोगे, मतलब एग्जामिनर घर आके मारेगा फिर आपको, ठीक है, ऐसी चीजें थोड़ी करनी है। तो ये बातें समझना जरूरी है आप लोगों को, है ना, इनको जब आप अप्लाई करोगे, बाकी फिर आपको आता है कितना नहीं आता वो अलग मैटर है, ठीक है, किताब से ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी मतलब आइडिया लेकर जाओ जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। और एक चीज, प्री बोर्ड से स्कोर करना शुरू करना, ठीक है, आप ये सोचो अगर कि प्री बोर्ड है सब देने नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ये सोचोगे यार प्री बोर्ड नंबर नहीं है, तो प्री बोर्ड में नंबर नहीं ला रहे हो ना आप, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। प्री बोर्ड आपका टारगेट है कि प्री बोर्ड आई आपका बोर्ड है, उसको ही उतना अच्छा लिखना है, उसको ही उतना सीरियस अटेंड करना है, ठीक है। अगर आप प्री बोर्ड ढंग से अटेंड कर रहे हो, ठीक है, बहुत सिंसियर सीरियस होकर, ठीक है, हर चीज को उतना बोर्ड के नजरिए से आप वहां पर लिख करके आ रहे हो, ठीक है, मतलब मन नहीं लग रहा छोड़ के आ गए, प्री बोर्ड है क्या नंबर मिलने इसके, अगर ये चीजें आप करोगे तो आप बहुत बड़ी लापरवाही करोगे, ये समझ लो। कम से कम 2 प्री बोर्ड होंगे आपके स्कूल में, ठीक है, तो बहुत सीरियस लेना है, और प्री बोर्ड होंगे आपके नवंबर में, सबके, ठीक है, पहले प्री बोर्ड नवंबर में होंगे आपके, दूसरे प्री बोर्ड दिसंबर या जनवरी में होंगे आपके, इन 3 महीने में, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने में आपके किसी के स्कूल में 2, किसी के स्कूल में 3 प्री बोर्ड होंगे। तो आप ये समझ लो अक्टूबर आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, पूरा आपको आना चाहिए सिलेबस, नवंबर दिसंबर आपका रिवीजन होता है, जनवरी में प्रैक्टिस करते हो आप पूरा, ठीक है। तो ये मान लो फरवरी में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मार्च में पेपर हो जाते हैं, ठीक है, एकदम दिमाग के अंदर इस बात को उतार लो कि अगर अभी आप देख लो कौन सा टाइम चल रहा है, अभी समझ रहे हो मई जून चल रहा है, अगर आप ये चीजें मतलब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो, ठीक है, लगभग अभी से आप लगा लो, ठीक है, 3 4 महीने 4 महीने रह गए मैक्स टू मैक्स आपके पास। अब ये सोचोगे मार्च में पेपर होंगे, तो कुछ टाइम नहीं है बेटा सिलेबस खत्म करने में, और आपको पूरा सिलेबस याद करके आने में 4 महीने रह गए, मतलब आधा सिलेबस होने को होगा आपका, ठीक है। और 4 महीने बाद अगर चीजें नहीं आ रही है आपको, तो फिर आप समझ लो अक्टूबर तक आपको अगर नहीं आता ना,
कम से कम 70 to 80% अक्टूबर में नहीं आता आपको, ये मान लो, तो फिर आप सही नहीं जा रहे हो, ये समझना पड़ेगा। अपने आप को खुद चेक करते रहो कितना आता है आपको, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर चलो, बहुत सारी बातें होंगी, ये भी जरूरी है, ठीक है, हालांकि मैं कम बात करता हूँ सब्जेक्ट के अलावा, लेकिन ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के सबसे, देखो मैंने क्या कहा, आपके अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स होंगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे पहले हम लेने वाले हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला पॉइंट देखो यहीं पर, अब मैं देखो यहाँ एग्जाम्पल जो देना, यहाँ मैं लिख दूँ रिमूव कर दिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, यहाँ ये लिख दिया जाएगा तो मतलब तो वही है ना, समझ रहे हो, लेकिन वही मतलब समझ रहे, एक्स्ट्रा थोड़ी सी पॉलिश करना कॉन्सेप्ट को, है ना, आपको अच्छा आता है, आपको वो टर्म्स कहाँ से आएंगी, जब आपने पढ़ा होगा, तो वो चीजें डाल दोगे ना, जब आप अभी यही चीजें आप अपने आंसर शीट में डाल दोगे, सामने वाले को लगेगा यार मजा आ रहा है, ठीक है, कि बच्चा मतलब मेहनत करके आया है। आप चाहे सिर्फ देख देख के चले गए होगे, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया, ठीक है, हर पॉइंट को देखो अलग आपके लिए हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है, ठीक है, कि हर पॉइंट को देखो यहाँ अलग हाईलाइट करके दिखाया गया, जिससे क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट अलग है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। एग्जामिनर को भी ऐसे समझाओ ना यार, ब्लैक पेन से लिख दो, ब्लू से लिख दो, अंडरलाइन कर दो उसको, ठीक है, पेंसिल से, तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली नंबर आएंगे। आप अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उतने दौड़ाओ जितने जरूरत है, बाकी चीजें आपको सुन के माननी है, अगर मानोगे तो फायदा है, नहीं तो फिर आपका ही फायदा है और नुकसान जो भी आप तय करना, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, चेंजेस क्या आए, ठीक है, क्या चेंजेस आए, अब सिंपल शब्द है चेंजेस होना, लेकिन रिफॉर्म्स पर्टिकुलर टर्म में तो उसके हिसाब से चलना आपको, ठीक है। खैर पहला हमने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए, मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको हमने क्या किया, फ्री हैंड देना शुरू किया, आप अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, आपको हर चीज में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड, मतलब समझ रहे हो, एकदम हटा दी गई, और जहां बहुत जरूरी है सिर्फ वहां रखी गई, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लगभग सब में, लेकिन कुछ और कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिनमें रखना जरूरी था, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स, इनमें लाइसेंस आज भी लेना पड़ता है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट से अगर काम करना है तो, ठीक है, तो ये वाली बात है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब धीरे गवर्नमेंट क्या है अपने आपको थोड़ा थोड़ा करके पीछे कर रही थी और प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रही थी कि आप अपना जो है मार्केट में काम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ग्रोथ, ठीक है, और उनको कहा यार काम करते हो, ठीक है, आप मतलब अपने हिसाब से आप धीरे धीरे करके चीजों को देख सकते हो और काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्री एंड नाउ द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब सबको ओपन हैंड दे दिया गया कि आप आराम से काम करो, कि गवर्नमेंट सेक्टर तो बस 2-4 चीजों में रहेगी, बाकी में सब में प्राइवेट आ सकता है। आज के टाइम देखो, ठीक है, हॉस्पिटल देख लो, आपका एजुकेशन देख लो, आपका, ठीक है, कुछ भी देख लो, हर चीज में प्राइवेट सेक्टर है, पहले नहीं होता था, ठीक है, हर चीज में आज के टाइम में गवर्नमेंट है तो प्राइवेट भी है, ठीक है, लेकिन पहले ये नहीं होता, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है इसलिए ऐसा, अगर कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट होती तो फिर सिनेरियो कुछ और होता, ठीक है। तो हर चैप्टर देखो 1, 2, 3 सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, पूरा आईडी एक दूसरे से लिंक है, अब ये समझो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वाली बात आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ध्यान देना, तो ये जो कहानी है आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए क्या क्या रिजर्व कर लिया, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सरकार ने कहा कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम संभालेंगे, हम बनाएंगे, मतलब और कोई को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी पे पूरा गवर्नमेंट बोली हम ध्यान देंगे, ठीक है, हम हमारे अंडर रहेगा, ठीक है, उसको जनरेट करना सब, रेलवे ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट बोली हम संभालेंगे और कोई इसमें हाथ दखल अंदाजी नहीं करेगा, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहानियां जो है आपको समझनी पड़ेंगी। और क्या हुआ, ठीक है, समय के साथ साथ चीजें बदलती गई, ठीक है, और भी चेंजेस रहे, जैसे रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अभी हमने क्या कर दिया था पहले कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखो सेकंड चैप्टर में जो चीजें हमने की है ना वो हटेंगी धीरे धीरे करके थर्ड चैप्टर में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ना वो सब हटाएंगे अब हम, ठीक है, क्यों, लिबरलाइज करना है, प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज करना है। तो कहानी देख रहे हो कि हमने क्या किया था कि पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो देखो गुड्स प्रोड्यूस्ड बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज बीन डी रिजर्व, मतलब अब कोई भी बना सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपना देखे क्या करना है, ठीक है।
पहले क्या होता था कि जो 5 लाख तक जिनका टर्नओवर है साल भर में वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी, फिर 1 करोड़ हुआ और 5 करोड़ है आज के टाइम में। तो जो इंडस्ट्री आपकी 5 करोड़ रुपए तक का आज के टाइम में बिजनेस कर रही है, पूरा टर्नओवर है उसका साल भर का, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरह से। ठीक है, देखो द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन इंक्रीज टू ₹5 करोड़, मतलब समझ रहे हो उसका टोटल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो वो बिजनेस जो है वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है आज के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, अब प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस, प्राइस डिटरमाइन किसके द्वारा की जाएंगी? मार्केट फोर्सेस के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, मतलब जो जैसे गवर्नमेंट रेलवे के टिकट है, ठीक है, उसके टिकट गवर्नमेंट तय करेगी, गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, लेकिन मार्केट में बाकी चीजें जो है उनके प्राइसेस कौन तय करता है? मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई तय करता है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का इक्वल पार्टिसिपेशन हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखो now in many industries, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, the market has been allowed to determine the price through demand and supply forces। आज के टाइम में जो प्राइसेस हैं वो कैसे डिसाइड हो रहे हैं? डिमांड और सप्लाई, कोई भी चीज आप देखो, सब्जी हो गए, फ्रूट्स हो गए, गोल्ड हो गया इवन, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें, आप XYZ बहुत सारी चीजें, इन सबके प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड और सप्लाई कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट तय नहीं करती है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कहती है इस चीज कितने प्राइस होने चाहिए, फ्री एंड। आप मार्केट में कोई भी चीज खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल कंपनीज ने तय किया हुआ है, गवर्नमेंट थोड़ी बोल रही है इतने का बेचो, नहीं। तो ये वाली चीज है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट किन किन चीजों पे, पेट्रोलियम की प्राइसेस गवर्नमेंट तय कर रही है आज के टाइम में, गवर्नमेंट के अंडर है वो चीज, ये सब चीजें है ना। अब 100, 150, ठीक है, पेट्रोल हो गया और हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया, 150 हो जाएगा। ठीक है, कभी 90 था, कभी 40 था, तो आगे वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ 200, 400 जितना भी हो जाए कोई पता नहीं, हो सकता है और कम हो जाए। ठीक है, हो जाए 30 रुपये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये सब चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट के एंड पे। ठीक है, लेकिन मोटर व्हीकल मार्केट में बाइक कितने की बिकेगी वो कंपनी तय करेगी। समझ रहे हो? तो हर चीज एकदम सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड करती है कौन किस चीज को संभाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स समझते हैं, इक्विपमेंट, टूल, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सब चीजें। नाउ देयर इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब बाहर की कंट्रीज से आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हो, नए नए टूल्स, इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, कोई रोक नहीं है। ठीक है, आप बढ़िया आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस ऑफ द कैपिटल, मतलब आप देश को, इकोनॉमी को अगर बढ़ा रहे हो, इसके लिए काम कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे स्तर पे लेकर काम कर सकते हो। ठीक है, आप इंप्रूव कर सकते हो उसको। कैसे इंप्रूव कर सकते हो? कि आप टेक्नोलॉजी जो है उसको खरीदने पे काम करो, नए नए इक्विपमेंट्स और टूल्स खरीदने पे काम करो, बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करो आप। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, समझ लो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एंड दे दिया, फ्री एंड दे दिया कि आप कर सकते हो अपने आप। पहले ये चीजें नहीं होती थी, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने हटाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिफॉर्म्स की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, कि ये सारी चीजें जो है, ये सारे रिफॉर्म्स किसके लिए? इंडस्ट्रीज को मिले हैं। ठीक है, फिर और भी अलग अलग चीजों में रिफॉर्म समय के साथ होते गए हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना कर लीजिए आप और इसको रिवाइज करो। ठीक है, और जो बातें मैंने कही हैं उनको बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, और नोट्स, बुक रीडिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें समय समय। ठीक है, डेली बेसिस पे करो तो बहुत अच्छा। चलिए मिलते हैं फिर।